जो चंद्रशेखर जी ने जो जमीन तैयार की थी, भाई उनका पहला हक बनता था कि राजीव गांधी को शायद बाद में रिग्रेट हुआ कि इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी, पब्लिक में एक अच्छा मैसेज नहीं गया है, क्योंकि पब्लिक ने सही में एक अच्छा रूप में नहीं देखा कि इतनी जल्दी सरकार गिरा दी गई। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे नहीं पता था कि देवीलाल का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए ये किया जाएगा और मेरा समर्थन लेने के बाद मेरे साथ इस तरह का छल किया जाएगा। चंद्रशेखर जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं जिनसे सीखा जा सकता है कि देश में राजनीति कैसे की जाती है और कैसे की जानी चाहिए। ये सारी चीजें उनके साथ मैं बता सकता हूं कि ये सारी चीजें उनके साथ थी। जी नमस्कार, मेरा नाम है वात्सल्य राय और आप देख रहे होंगे कि हमारे नियमित गेस्ट प्रशांत कुमार सिंह जी। तो सर मैं आज समझना चाहूंगा क्योंकि आज बड़ा खास दिन है कि बलिया से एक ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आते हैं, चंद्रशेखर जी। जन्मदिन तो हर साल आता है, उनकी जन्म जयंती हर साल आती है, लेकिन क्योंकि अगर वो होते 1927 में उनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल के रोज, और आज से उनका 100वां शताब्दी वर्ष जिसे कहा जाए वो शुरू हो जाता, क्योंकि 99 साल आज वो पूरे कर लेते उम्र के और ये शताब्दी वर्ष की शुरुआत होती। और हम आपसे बहुत सारी बातें उनके बारे में समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर जी जिन लोगों की स्मृति में बसे हुए हैं वो बाहर कभी निकल नहीं सकते। केवल 7 महीने के लिए वो देश के प्रधानमंत्री रहे, सरकार उनकी बड़ी जल्दी चली गई। अगर देर तक रहते तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम करते जो कि इस सरकार को श्रेय मिला उन कामों का। तो मैं एक संक्षेप में सबसे पहले तो तस्वीर दिखा देना चाहता हूं अपने देखने वालों को। चंद्रशेखर जी, इनको प्रणाम कर सकते हैं, आज बड़े महान नेता भारत के। ये पदयात्रा उन्होंने की थी, जिस पदयात्रा के बारे में सिंह साहब आगे बताएंगे, बड़ी चर्चित पदयात्रा थी। और ये एक ऐसे मौके पर 1983 में उन्होंने की थी। इंदिरा गांधी जी की अगर हत्या नहीं हुई होती तो जिस पार्टी को, जिस दल को ये आगे बढ़ा रहे थे, माना जाता है कि 1984 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें बहुत बहुत फायदा इनको मिलता चंद्रशेखर साहब को। और इनके जितने भी अनुयायी थे, जो समाजवादी नेता थे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, किसी न किसी जमाने में चंद्रशेखर जी के चेले थे। और जैसा मैंने बताया कि 3 महीने 24 दिन में ही इनको इस्तीफा देना पड़ा था। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहे थे जब तक टेक ओवर नहीं किया था पीवी नरसिंह राव ने। राजीव गांधी ने उस सरकार को हटाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1991 में बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजीव गांधी को बड़ी जल्दी थी कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं, इसीलिए उन्होंने एक आरोप लगाया था कि उनके घर के बाहर, यानी राजीव गांधी के घर के बाहर जो बाहर से समर्थन दे रहे थे चंद्रशेखर की सरकार को, उनकी जासूसी कराई जा रही थी और हरियाणा के कांस्टेबल कर रहे थे। हरियाणा में वही सरकार थी जो जिस पार्टी से चंद्रशेखर जी थे। और चंद्रशेखर जी ने खुद दावा किया है अपनी आत्मकथा में, और उन्होंने बताया कि उस समय 3 बड़े सवाल थे। एक अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सवाल था, आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद और मंदिर का विवाद चल रहा था। दूसरा पंजाब में आतंकवाद का और कश्मीर की समस्या। 3 बड़ी समस्याओं को लेकर चल रहे थे, उस समय सामने थी। और आपको याद होगा, जिन लोगों ने उस दौर को देखा था, कि वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर जब हुए थे तो रुबैया सईद जो गृह मंत्री की बेटी थी, उनका अपहरण हुआ था और उनके बदले में 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया था। तो कश्मीर की समस्या, पंजाब का आतंकवाद और एक मुद्दा ये था मंदिर मस्जिद विवाद। और चंद्रशेखर जी, जैसा उन्होंने क्लेम किया और बाकी उनके सपोर्टर्स ने क्लेम किया, कि मंदिर मस्जिद विवाद को बिल्कुल सुलझा देने की स्थिति में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने खुद बताया था कि एक स्थिति ऐसी आई थी जब दोनों पक्ष, यानी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, तैयार हो गए थे, समाधान के लिए सहमत हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार थे। और जैसा चंद्रशेखर जी ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि अगर साबित हो जाए कि वहां कोई मंदिर था तो वो अपना दावा छोड़ देंगे, तो वहां वो खुदाई शुरू करवाने वाले थे। और यही बताया जाता है कि एक टर्निंग पॉइंट था। राजीव गांधी उस समय देवरस जी से, भाऊराव देवरस जी से मिल रहे थे, और उन्होंने, नीरजा चौधरी एक जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया, जब राजीव गांधी भाऊराव से मिले तब वो केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार को समर्थन दे रहे थे। और उस मुलाकात में राजीव गांधी ने संघ से कहा कि वो चंद्रशेखर के फॉर्मूले का समर्थन ना करें, लेकिन तब तक बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि इसके बारे में जश्न मनाने की स्थिति भी आ गई थी। लेकिन राशिद किदवई एक और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि जब ये सब मामला हुआ तो उसके बाद आरोप लगा दिया गया कि राजीव गांधी की जासूसी कराई जा रही है। वैसे जो चंद्रशेखर जी को लोग जानते हैं, वो जानते थे कि उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि वो किसी की जासूसी कराएं।
उस व्यक्ति के तो बिल्कुल नहीं जो उनकी सरकार को समर्थन दे रहे थे। कुल मिला के वो सरकार चली गई। जी देखिए, ऐसा है कि चंद्रशेखर जी के बारे में जितना भी हम लोग कहें बहुत कम लगेगा सुनने वालों को, क्योंकि टॉलर देन दैट वो उससे ज्यादा लंबे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। देखिए, सादगी, साहस और जनसंवाद उनके चरित्र का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। और एक साधारण गांव से निकलकर इतने बड़े जगह तक पहुंचना, और एक चीज और कि उनको कई बार मंत्री बनाने का कोशिश किया गया, वो मंत्री पद स्वीकार नहीं करते थे। मोरारजी देसाई ने भी दबाव डाला था 1977 में, मंत्री पद स्वीकार नहीं किया। जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो एक जो उनके अंदर एक थी मौलिकता, वो अपने आप में अद्भुत थे। जहां चाहते थे वहां की स्वतंत्र रूप से मतलब कैप्टेंसी मेरे हाथ में हो, चाहे वो पार्टी का हो या सरकार का हो, कैप्टन के नीचे हम नहीं खेलेंगे, इस तरह का एक अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। दूसरा चीज की उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं, राजनीतिक बात एक अलग है। जैसे जैन हवाला कांड में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आया तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आडवाणी को ध्वस्त करना आसान है, लेकिन एक आडवाणी को खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। और उन्होंने विरोध किया कि इस तरह के षड्यंत्र नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज की वो राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से काम नहीं करते थे, और शायद यही कारण था कि उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया। जो जासूसी के आरोप वो निराधार थी। मेन चीज थी कि जो आपने बताया, 2-3 समस्याएं सबको लगने लगा था कि वो प्रधानमंत्री बने रह गए तो कश्मीर समस्या से लेकर, पंजाब समस्या से, खालिस्तान समस्या से लेकर, और ये अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर विवाद था, सारे को सुलझा देंगे। तो ये एक राजनीतिक, बाकी पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से काम करती हैं, तो उन लोगों को लगा होगा कि राजनीतिक नफा नुकसान इसमें निहित है, तो इनको कुछ ना कुछ मनगढ़ंत बातें करके इनको हटा दिया जाए। इसके बाद कहा जाता है यहां तक कि राजीव गांधी को शायद बाद में रिग्रेट हुआ कि इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी, पब्लिक में एक अच्छा मैसेज नहीं गया है, क्योंकि पब्लिक ने सही में एक अच्छा रूप में नहीं देखा कि इतनी जल्दी सरकार गिरा दी गई। क्योंकि उससे पहले 79 में भी हुआ था कि चौधरी चरण सिंह की सरकार इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने गिरा दिया था, और उसके बाद 91 में वीपी सिंह की सरकार गिरी, तो उसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार बनवाकर और उसको 4 महीना में ही गिरवा देना, राजीव गांधी को लगा कि ये कहीं ना कहीं इमेज पर डेंट करेगा, तो उन्होंने मैसेज भेजा। लेकिन चंद्रशेखर जी ने आउटराइटली इसको मना कर दिया कि चंद्रशेखर एक दिन में 3 फैसले नहीं लेता है। चंद्रशेखर ने एक फैसला ले लिया, उस पर कायम रहेंगे। तो ये चीजें चंद्रशेखर के व्यक्तित्व में थी, ये अपने आप में एक अद्भुत चीज था। और बाकी चीजें तो है कि 1962 में राज्यसभा सदस्य बने थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से शुरुआत किए थे, कांग्रेस में आए थे, इमरजेंसी का विरोध किए, जेल गए, फिर जनता पार्टी में शामिल हुए तो जनता पार्टी का अध्यक्ष बने, ये सब चीजें हैं। लेकिन कुछ बातें मैं बताऊं कि 1980 के दशक में मैं जब विद्यार्थी था तब आरा में उनका एक प्रोग्राम हुआ था, जनसभा, उसमें कर्पूरी जी उनके साथ थे, कर्पूरी ठाकुर स्वर्गीय, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उस जनसभा में कुछ राजपूत समाज के लोगों ने कुछ कर्पूरी जी का विरोध किया। एक साधारण कार्यकर्ता का चंद्रशेखर जी ने नाम लेकर कहा मंच पर से, और बहुत बड़ी जनसभा थी, बहुत लोग थे और बहुत पीछे वो आदमी था, उसको उन्होंने पहचान लिया और नाम लेकर कहा कि देखो, तुमको मैं पहचानता हूं और तुमको मैं बाद में बताऊंगा, तुम हुड़दंगई मत करो। तो इस तरह की चीजें उनमें अपने, मतलब कहने का कि उनको एक एक कार्यकर्ता का नाम याद होना, एक एक कार्यकर्ता के साथ उनका इंटरेक्शन होना, ये जनसंवाद या उनको लोगों के साथ मिलनसारिता, ये अपने आप में उतने बड़े फिगर का आदमी, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें अद्भुत हैं। और उन्होंने कहा भी 1989 में जब जनता दल की सरकार बनने की स्थिति आई, तो पहले से लग ही रहा था कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बड़े फिगर हैं। ठीक है, वीपी सिंह ने बोफर्स कमीशन और बोफर्स घोटाला के खिलाफ एक आवाज उठाई थी, कांग्रेस उन्होंने छोड़ा था, लेकिन लंबे समय से जो चंद्रशेखर जी ने जो जमीन तैयार की थी, भाई उनका पहला हक बनता था। लेकिन देवीलाल जी के नाम का प्रस्ताव हुआ और प्रधानमंत्री पद के लिए,
और बाद में देवीलाल जी ने अपना शिफ्ट कर दिया वीपी सिंह का नाम का प्रस्ताव करके। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे नहीं पता था कि देवीलाल का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए ये किया जाएगा और मेरा समर्थन लेने के बाद मेरे साथ इस तरह का छल किया जाएगा। ये चीजें हैं। लेकिन 1989 में कुछ परिस्थितियां भी इस तरह की थी, बन गई थी, जिसमें पब्लिक सेंटीमेंट थोड़ा सा वीपी सिंह के पक्ष में ज्यादा हो गया था। जैसे एक तो बोफर्स का मामला था ही। मुझे याद है कि मैं बिहार के सीतामढ़ी जिला में उस दिन था, मैं किसी काम से सीतामढ़ी गया था, लेकिन उसी जिला में शिवहर में वीपी सिंह और राजीव गांधी दोनों का जनसभा होना था 1989 के चुनाव में, और सीतामढ़ी में देवीलाल जी की सभा थी। तो शिवहर में वीपी सिंह के पहुंचने से पहले उनको खबर आ गई कि उनके दामाद संजय सिंह, जो अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको गोली लग गई है। वीपी सिंह समस्तीपुर में जनसभा एड्रेस कर रहे थे, समस्तीपुर से वो सीधा दिल्ली चले गए। वो शिवहर की जनसभा उनकी कैंसिल हो गई। मैंने उसी दिन एक व्यक्ति से कहा कि अब वीपी सिंह का पहले से जो सेंटीमेंट था पब्लिक में बोफर्स घोटाला के बाद, आज जो उनके दामाद को गोली लगी, ये जो सेंटीमेंट है ना, ये चंद्रशेखर के रास्ता का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा, क्योंकि और वही हुआ। चंद्रशेखर जी कांग्रेस में बड़े नेता थे, खुश थे, इंदिरा गांधी जी से बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन उसके बावजूद इमरजेंसी का उन्होंने विरोध किया। उनकी जो जेल डायरी है लोगों को पढ़नी चाहिए, बड़ी पॉपुलर है। तो ये बागी तेवर, बागीपन उनके तेवर में हमेशा से था। और मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भी लगभग उसी इलाके से आप आते हैं। चंद्रशेखर जी, जेपी, दोनों लगभग समान इलाका, दोनों ही मतलब किसी पद की लालसा में नहीं थे, राजनीति में शायद बदलाव की भूमिका के लिए आए थे, क्योंकि आज तो राजनीति में आदमी कदम रखता है और दूसरे दिन से ही उसको कोई ना कोई पद चाहिए। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, और दोनों का राष्ट्रीय व्यक्तित्व, जैसे आपने कहा कि केवल अपने इलाके के नेता नहीं थे, केवल यूपी बिहार के नेता नहीं थे, राष्ट्रीय नेता थे, जो कि आज राष्ट्रीय नेता बहुत ही कम होते हैं। कुछ नेता है उत्तर भारत में प्रभाव है तो दक्षिण में नहीं है, दक्षिण में है तो उत्तर में नहीं है, पूर्व में है तो पश्चिम में नहीं है, पश्चिम में है तो पूर्व में नहीं है, मध्य में नहीं है। लेकिन ये दो बड़े नेता, तो क्या उस इलाके की ये खूबी है, उस दौर की खूबी है, या इनके मिजाज की खूबी थी, या भगवान की कृपा थी? क्या, कैसे देखते हैं? मुझे तो लगता है कि इनमें सब चीज थी। भगवान की भी कृपा थी, उस इलाके की भी कुछ खासियत थी। गंगा नदी के किनारे बलिया जिला अपने आप में एक अद्भुत जगह है, और कुछ उनकी व्यक्तिगत एक बहुत मौलिक किस्म के व्यक्ति थे। कभी पिछलग्गू टाइप के नहीं थे, कभी किसी के नकल करने वाले नहीं थे, और जैसा पहले भी बता चुके कि राजनीतिक नफा नुकसान के लिए सभी काम करने हैं, इस तरह की सोच नहीं रखते थे। वो इससे परे थे, ऊपर थे, दलगत भावनाओं से भी ऊपर चलकर काम करते थे। इन सब चीजों को मैंने उनके व्यक्तित्व में पाया जाता था। और इसके अलावा आप देखिए शालीनता, ऐसे तो सिर्फ उन्हीं का नहीं, पूरे उनके टीम का हम कहेंगे। जैसे बराबर लोगों में चर्चा भी होती है, सभी लोग जानते हैं कि संसद में भी जो अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जी दोनों एक दूसरे के विरोधी, पीवी नरसिम्हा राव जी एक दूसरे के विरोधी, लेकिन कितना विरोधी होने, राजनीतिक विरोधी अलग बात, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जो नोकझोंक होती थी, हालांकि दोनों एक दूसरे के विरोध में ही बोलते थे, लेकिन जो नोकझोंक होती थी वो ऐसा लगता था कि हाँ, सभी जो नेता हैं वो वास्तव में भारतीय हैं। कोई ये नहीं है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इस तरह की चीजें नहीं होती थी। हैं दो, सब भाई भाई राजनीतिक विचारधारा के आधार पर एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत आती है बातें तो बहुत एक दूसरे के मित्र भी हैं। चंद्रशेखर जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है जिनसे सीखा जा सकता है कि देश में राजनीति कैसे की जाती है और कैसे की जानी चाहिए। ये सारी चीजें उनके साथ, मैं बता सकता हूं कि ये सारी चीजें उनके साथ थी। जी, बहुत आपने मार्के की बात कही है कि जहां फायदा नहीं है, जहां नफा नहीं है, वहां क्यों याद किया जाए। लेकिन सिंह साहब, इतनी देर रात आप हमारे साथ जुड़े, आपने कैपिटल हेडलाइंस को वक्त दिया, और क्योंकि 100वां साल उनकी जन्म जयंती, ये 99 बरस पूरे करते अगर वो होते,
1927 में उनका जन्म हुआ था, 2026 है ये, और 100वां साल होता है। और इतने बड़े नेता को याद करना जरूरी है हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके। जैसा मैंने कहा कि 20 साल पहले तो उनका देहावसान यानी निधन हो चुका था, डेथ हो गई थी। और चंद्रशेखर जी को कैपिटल हेडलाइंस की तरफ से, हमारी तरफ से, सिंह साहब की तरफ से बहुत श्रद्धांजलि। और आप सभी जिन लोगों ने भी ये कार्यक्रम इतनी देर रात तक हमारे साथ जुड़कर देखा, आप सभी का भी आभार। नमस्कार।